हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डीएनए का बारे में किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट कह देने से हम नहीं मानने वाले। साइंस में कोई भी स्टेटमेंट बिना प्रूफ के नहीं चलती है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ दिया गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया। फर्स्ट टाइम ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी, ये एक क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियम का स्ट्रेन है। तो इसमें दो तरह के ये स्ट्रेन आ जाते हैं। एक आ गया स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं। ये जो एस स्ट्रेन है, जब हम इसको ये कल्चर करते हैं तो इसकी जो कॉलोनीज हैं वो शाइनी आती हैं, स्मूथ आती हैं। ठीक है, तो ये जो शाइनी और स्मूथ ये जो है कॉलोनीज है वो क्यों आती हैं? बिकॉज इसमें एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल प्रेजेंट है, तो ये एनकैप्सुलेटेड है। और ये स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट है, मतलब जब भी ये इसकी इन्फेक्शन होगी तो डिजीज निमोनिया होगा। दूसरा स्ट्रेन आ जाता है आर स्ट्रेन। ये जब भी इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो इसकी जो कॉलोनीज है वो रफ आती है। रफ इसीलिए क्योंकि इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो बैक्टीरियम है ये अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो डिजीज भी नहीं होता। मतलब ये स्ट्रेन जो है ये नॉन वायरुलेंट है। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन के बैक्टीरियम को माइस में इंजेक्ट किया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, डिजीज काज कर सकता है, तो वैसा ही हुआ। एस स्ट्रेन के बैक्टीरियम ने माइस में जाके डिजीज काज किया और माइस सरवाइव नहीं किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया? जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो माइस में इंजेक्ट किए। अब देखिए आर स्ट्रेन, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये डिजीज काज नहीं करता। तो इसने वैसा ही किया, वहां पे जाके डिजीज काज नहीं कर पाया ये, और माइस सरवाइव कर गए। अब थर्ड केस में उसने क्या किया? एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिए, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, लेकिन जो हीट किल्ड थे, हीट से उसने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसने माइस में इंजेक्ट किए, तो देखिए हीट किल्ड बैक्टीरियम है वो कैपेबल नहीं है कि वो डिजीज काज कर पाए, तो जिसकी वजह से माइस में डिजीज नहीं हुआ और माइस सरवाइव कर गए। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने ये जो दो नॉन वायरुलेंट ये थे कल्चर मीडियम में जो उसने वो बैक्टीरिया ग्रो करवाए थे, जैसे फर्स्ट तो था कि ये नॉन वायरुलेंट था, दूसरा जो था हीट किल्ड था। उसने इन दोनों का मिक्सचर लिया, इन दोनों का मिक्सचर लेके उसने माइस में इंजेक्ट किया। तो होना क्या चाहिए था? ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये भी तो डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी खो चुके हैं बिकॉज ऑफ हीट। तो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया तो वैसे भी डिजीज काज नहीं कर सकते। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो अगर इंजेक्ट किया माइस में तो होना क्या चाहिए था कि डिजीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन माइस में डिजीज हुआ और माइस की डेथ हो गई। अब डिजीज कैसे हो गया? या तो आर स्ट्रेन के टाइम वो बैक्टीरिया जो है वो तो डिजीज काज नहीं कर सकते थे, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया अगर डिजीज काज कर सकते थे लेकिन वो हीट किल्ड थे। जब माइस की ऑटोप्सी की गई तो देखा गया उसमें आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया नहीं थे, उसमें एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। अब ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन ग्रिफिथ को फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया कि ये जो माइस में डेथ माइस की डेथ किसकी वजह से हुई। या तो वो जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी वजह से हुई, या एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में जो कैप्सूल प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड्स का उसकी वजह से हुई, या फिर कोई प्रोटीन था एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो थे वो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गए, चेंज हो गए। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे, मतलब चेंज हो गए थे दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर इसके बाद क्या किया? ओटी आवेरी आए, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट जिसने डीएनए को
जेनेटिक मटेरियल बताया वो किसका था, ओटी अवेरी का। अभी हम उसके बारे में करेंगे। तो बच्चे हमने अभी ग्रिफिथ के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, जिसमें फाइनली वो कंक्लूड नहीं कर पाए थे कि वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम किया जिसने, और जिसकी वजह से आर टाइप के जो बैक्टीरिया थे वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुए। तो फिर ग्रिफिथ के बाद ओटी अवेरी, मैकलियर्ड और मैकार्टी ने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिंपली क्या किया, आर टाइप के बैक्टीरिया को कल्चर किया। ठीक है, फर्स्ट केस में उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को कल्चर किया विद द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में बात की थी कि ग्रिफिथ को पता ही नहीं चला कि वो जो कैप्सूल जो पॉलीसेक्रिहाइड से बना है, पता नहीं वो कार्बोहाइड्रेट जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट भी आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ डाल दिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब में हमें आर टाइप के बैक्टीरिया ही मिले। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, आर टाइप के बैक्टीरिया के कल्चर में प्रोटीन्स को भी ऐड कर दिया कि अगर प्रोटीन्स कैपेबल होंगे टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ पे आर टाइप के बैक्टीरिया फिर एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे भी सेकेंड केस में भी हमें आर टाइप के बैक्टीरिया ही मिले। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, थर्ड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ साथ डीएनए ऑफ एस टाइप भी ऐड कर दिया। जैसे थर्ड उन्होंने ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, डीएनए ऑफ एस टाइप को कंबाइन किया था किसके साथ, आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ। तो उन्होंने देखा कि कल्चर मीडियम में उन्होंने जो कल्चर किया था वो आर टाइप के बैक्टीरिया थे, लेकिन फाइनली वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। अब इसको डबल प्रूफ करने के लिए कि क्या हाँ ये डीएनए ही था जिसने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब डीएनए ही था जो जेनेटिक मटेरियल था, इसको डबल प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ साथ एस टाइप का डीएनए भी डाला। एस टाइप के डीएनए के साथ उन्होंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम भी डाला। तो ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो डीएनए को किल करता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया उसने। अगर एस टाइप के बैक्टीरिया, एस टाइप के डीएनए को अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डाइजेस्ट कर देगा तो मतलब डीएनए आर टाइप के बैक्टीरिया पे अपना एक्ट नहीं कर पाएगा। तो नहीं, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो फिर यहाँ पे वो जो कन्वर्जन हो रही थी, थर्ड केस में जो कन्वर्जन हो रही थी वो एस टाइप के डीएनए से कन्वर्जन हो रही थी, और अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज इस एस टाइप के डीएनए को ही डाइजेस्ट कर लेगा तो वो डाइजेस्टेड डीएनए आर टाइप के बैक्टीरिया को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और फाइनली रिजल्ट्स उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आए, आर टाइप के बैक्टीरिया ही फाइनली मिले। तो इससे हमें पता चला कि जो डीएनए है इट एक्ट्स लाइक जेनेटिक मटेरियल। एक और एक्सपेरिमेंट हर्शे, जो फाइनल हमें कंक्लूजन मिला वो हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में मिला। हर्शे और चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज आप जानते ही होंगे, वो वायरस पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। आप जानते हैं बैक्टीरिया जो वायरस हैं, वायरस अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन उनको वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, मतलब अगर उनको लिविंग होना है तो वो लिविंग ऑर्गेन अपने होस्ट के अंदर ही लिविंग हो सकते हैं, बाहर नहीं। तो ये बैक्टीरियोफाज जो है ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाके लिविंग हो सकते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफाज और एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई एक स्ट्रेन है बैक्टीरियम का, और ये दोनों जो ये हैं एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम और वायरस ये T2 बैक्टीरियोफाज, ये हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफाज T2 बैक्टीरियोफाज, जैसे मैंने आपको पहले बताया T2 बैक्टीरियोफाज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले मैं आपको इसका T2 बैक्टीरियोफाज के बारे में बता देती हूँ। ये इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए कोर, और बाहर इसके बाहर ये प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो ये जो बैक्टीरियो, उन्होंने क्या किया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, बैक्टीरियोफाज लिया
उसको रेडियो एक्टिव सल्फर में कल्चर किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर मतलब ऐसे कल्चर मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। ऑब्वियसली एक बात तो है कि बैक्टीरियोफाज आइसोलेशन में ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो करेगा विद द एस्चेरिचिया कोलाई। अब उस बात को हम बार बार नहीं बताएंगे यहाँ पे, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो बैक्टीरियोफाज था उसको जब कल्चर किया तो कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया। अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर है एक्चुअली, ये जो सल्फर है एक्चुअली ये प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब उन्होंने कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया तो वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, वो प्रोटीन कवरिंग में इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, अगर प्रोटीन जो है वो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है तो वो उसके अंदर जाके एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जाके इन्फेक्शन करना चाहिए। तो फाइनली देखो उन्होंने क्या किया, जब प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिव सल्फर चला गया तो फिर उन्होंने इन को बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया में से ट्रीट कर दिया, मतलब बैक्टीरिया में अब इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, फिर ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन से उन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो क्या था कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर नहीं बाहर प्रेजेंट थी। मतलब वो मटेरियल जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर गया था, ऑब्वियसली प्रोटीन्स थे वो, तो मतलब प्रोटीन्स जो थे वो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर गए ही नहीं थे, वो एस्चेरिचिया कोलाई के बाहर ही थे। तो जब जो चीज बाहर थी वो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जाके कैसे एक्ट कर सकती थी। तो मतलब यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चल गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता इस केस में। अब सेकेंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव फास्फोरस में कल्चर किया। और फास्फोरस आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के इसमें स्ट्रक्चर में यूज होता है। न्यूक्लिक एसिड इस केस में क्या है, डीएनए है। मतलब जो फास्फोरस था वो इधर ये नया डीएनए बनाने में काम यूज हो रहा था। ठीक है, फिर अब फाइनली क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने वही इन्फेक्शन करवाई इस बैक्टीरियोफाज से, बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई की। फिर ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो क्या किया कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर थी, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिव सबस्टांस था। तो मतलब जो डीएनए था वो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर गया था और वहां पे जाके फिर इसने अपने ही जैसे स्ट्रक्चर्स भी बनवाए थे। तो मतलब ये रेप्लिकेट भी कर पा रहा था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा था। ठीक है, तो ये सब स्टेबल भी था। तो ये किसकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ये जेनेटिक मटेरियल की। तो फाइनली हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हो गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।